हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशंस। मैंने चैप्टर का नाम लिखा है केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हमने जो थियोरेटिकल पार्ट था इसका कि रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन सभी रिएक्शंस की बात कर ली थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हमने इन सब रिएक्शंस की बात कर रखी थी। आज हम उन पढ़े हुए टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, किसी भी दिए गए इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए, जब आप इक्वेशन के बैलेंस करने की बात करते हैं तो क्लास 11th में जब आप जाते हैं तो आपको दो मेथड सिखाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। तो अभी आपके अपने लेवल में आपको बहुत कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बात का ध्यान देना है कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। संतुलित समीकरण का यही मतलब होता है कि जितना रिएक्टेंट में एटम्स हैं उतना ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। जो एटम रिएक्टेंट में जितनी मात्रा में है, मात्रा का मतलब उसके नंबर से मतलब है, उतना ही दूसरे साइड में भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि रिएक्टेंट में 4 मैग्नीशियम है तो प्रोडक्ट में भी 4 मैग्नीशियम होना चाहिए। ठीक है, भले ही ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो चुका हो, बट मैग्नीशियम पर्टिकुलर उस एटम की बात करें तो अगर रिएक्टेंट में अभिकारक की तरफ अगर मैग्नीशियम अकेला है तो प्रोडक्ट की तरफ भी मैग्नीशियम अकेला होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं बोर्ड पे पहले से ही। 6 क्वेश्चंस, अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने 6 क्वेश्चन बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं। पहला है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट, मैग्नेशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड देता है। दूसरे रिएक्शन में KClO3 पोटेशियम क्लोरेट एथीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, KClCO2 और H2O। थर्ड रिएक्शन में KClO3 को गर्म कर देते हैं तो KCl और O2 में चेंज हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे 6 रिएक्शंस लिखे गए हैं। ये तय है, ये कंफर्म है कि दिए गए सभी रिएक्शंस अनबैलेंस्ड हैं, बैलेंस नहीं है। तो हम इनको एक एक करके बैलेंस करेंगे और समझेंगे कि हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रिएक्शंस को बैलेंस करना। पॉज करके पहले आप सभी 6 रिएक्शंस नोट कर लीजिए ताकि मैं एक एक आपसे कराता जाऊं और आप आसानी से उसको इजी वे में समझते रहें। प्लीज पॉज करके फटाफट नोट करिए प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें पहले ही आप चेक करिए। देखिए, ये हमारा जो साइड है इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट हो गया, चलिए डजंट मैटर। एक बार मैं क्वेश्चन राइट करता हूं, KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2O चेंज इनटू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि दोनों साइड क्या आइटम सेम है। चलिए चेक करते हैं। पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ पोटेशियम 2 है। तो आप कहोगे कि सर इधर भी तो 2 पोटेशियम चाहिए, तो इसको कहते हैं अनुमान विधि। आपको कुछ ना कुछ डिजिट्स ऐसे मल्टीप्लाई करने होंगे जिससे दोनों साइड का एटम सेम हो जाए। तो आइए चेक करिए, पोटेशियम में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड में पोटेशियम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? चलिए कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीज भी आपका 2 हो गया और ऑक्सीजन 4 2 8 हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे के सारे एटम्स डबल हो गए। मैग्नीज 2 होने से, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज 2 होने से हमारा यहाँ मैग्नीज 2 है, यहाँ भी 2 मैग्नीज होना चाहिए। चलिए, अब हमारे पास देखिए पोटेशियम को हमने बैलेंस कर रखा है। ठीक है, मैग्नीज भी हमारा बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीज और यहां भी 2 मैग्नीज हो गया। अब आ जाइए, आप बैलेंस कर लीजिए सल्फर को। तो देखिए, एक चीज आपको बताएं कि सल्फर को जब बैलेंस करेंगे तो जहां भी सल्फर आप बैलेंस करेंगे उसके साथ साथ ऑक्सीजन वेरी करेगा, ऑक्सीजन चेंज होगा।
तो फिलहाल चेक करिए, सल्फर यहाँ 1 2 और 1 3 और 1 4 सल्फर है। 2 यहां से मिलेगा, 1 यहां से 3 और 1 यहां से 4 सल्फर है। कुछ मुश्किल लग रहा है, चलिए ये कोई दिक्कत नहीं, 4 सल्फर है। अब यहां सल्फर कितना है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 सल्फर है। अगर मैं क्या करूं, ऑक्सीजन भी चेक कर लेता हूं। 4 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 11 ऑक्सीजन। ठीक है, इधर ऑक्सीजन चेक कर लेता हूं। 4 4 8 और 4 कितना हो गया 12। ठीक है, चेक कर लीजिए। 4 2 8, सॉरी 4 2 8, 8 और 4 कितना हो गया 8 और 4 12, 12 और 4 कितना हो गया 12 और 4 16, 12 4 16। देख लीजिए 4 4 दूना 8, देखिए जितना है उसका डबल होगा, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 4 16 ऑक्सीजन इधर हो गया। 16 और 11 को बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ से परे लग रहा है। तो इसको 16, 4 दूना 8, 8 16, 4 20 कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए 11 ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन था। मैं अगर इसको 20 ऑक्सीजन बना दूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 8 और 4 2 8 16 और 4 कितना हो गया 20। यहाँ ऑक्सीजन चेक कर लीजिए कितना है 1। ठीक है, 4 2 8, 8 4 दूना 8, 2 10, 10 1 11, अभी 9 चाहिए हमको। अगर मैं 5 दूना 10 कर दूं, इसको 5 दूना 10 कर दूं, ध्यान दीजिए 5 2 10, यहाँ 5 करिए। क्यों 5 किया, 5 करने से सिर्फ एक मतलब था, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया सल्फर 2 हो गया, यहाँ सल्फर 2 हो गया 4 और 1 सल्फर, यहाँ 5 सल्फर हो गया। दूसरी चीज ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 4 2 8 और 5 2 10, 18 और 18 1 19 हुआ, यानी कि हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारे पास 20 ऑक्सीजन होगा। और 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे हाइड्रोजन हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पॉज करके इस सॉल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगर हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें इसको बैलेंस करना है, फिर हम वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम कितना है 1 है, यहाँ पे यहाँ भी पोटेशियम 1 है, बड़ी खुशी की बात है। क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और बस 3, केवल 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन, क्या बात है, सारा बैलेंस होता जा रहा है। लेकिन यहाँ कार्बन केवल 1 है और यहाँ कार्बन कितना है 2। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, वहां हाइड्रोजन कितना है 2। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जो बैलेंस नहीं है सिर्फ उन्हीं को ही फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करिए, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको एक बार और लिख दूं मैं, ये तो हमारा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन मैं नीचे कर रहा हूं। KClO3 ठीक है प्लस C2H4 ठीक है, KCl प्लस CO2 प्लस H2O। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कार्बन कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, जैसे हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमारा ऑक्सीजन का रेशियो बिगड़ गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 2 गुना 4 2 6 ऑक्सीजन उधर हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितना है केवल 3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज गड़बड़ है अभी, और वह क्या चीज है, पोटेशियम और क्लोरीन। देखिए ये पोटेशियम और क्लोरीन कितने हो गए 2 2 हो गए, 2 पोटेशियम हो गया 2 क्लोरीन हो गया। तो अब क्या करेंगे पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो 2 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, आपका पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। प्लीज पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है KClO3 चेंज इनटू KCl प्लस O2। चेक करते हैं क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है। देखिए यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, बहुत अच्छी। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन फंसा दिया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2। 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दीजिए। आप पहले पढ़े होंगे x प्लस वाई और x माइनस, मान लीजिए ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 इक्वल टू 6। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कहते हैं कि x को कैंसिल करना चाहते हैं, या यहाँ 2 लिख दिया, आपको x के कोफिशिएंट बराबर करने हैं, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे इक्वेशन में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से।
देखिए दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। सेम वे आपको यहाँ भी चेक करना है कि यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, वहां कितना है 2। क्यों ना मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को भी मुझे 6 करना है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इंडिविजुअल ये अकेला है नहीं, किसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये पोटेशियम और क्लोरीन भी है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन और पोटेशियम बढ़ गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको भी आप पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन में ही सोल्यूशन दे दिया है, जल्दी करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करिए, हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, मैं लिखता हूं। अगला जो था वो ये था CaC2 प्लस H2O चेंज इनटू CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, ध्यान दीजिए, C2H2 था ना, C2H2। अब इस रिएक्शन को देखिए, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया की जा रही थी जल के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और एथिलीन गैस बाहर हुआ, सॉरी एसिटिलीन गैस बाहर हुआ। क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, आइए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, CaC2 को पहले लिख लीजिए, H2O को लिख लीजिए, CaOH के होल ट्वाइस को ऐसे लिख लीजिए, C2H2 को लिख लीजिए। अब सबसे पहले आप चेक करिए कि ऑक्सीजन क्या बैलेंस है दोनों तरफ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही आ जाइए, कोई मसला नहीं है। यहाँ देखिए कैल्शियम हमारे पास 1 है, यहाँ भी कैल्शियम हमारे पास 1 है, वहाँ कार्बन 2 है, देख रहे हैं आप, यहाँ भी कार्बन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऑक्सीजन के पास जब जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए, ये पूरा ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट है, OH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये हुआ कि O2H2। ठीक है, मतलब क्या है, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। चलिए बहुत अच्छे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4। क्या हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, दिस रिएक्शन इज बैलेंस। इसको भी आप पॉज करके इजीली राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए अब इसको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए आइए सोडियम की बात करते हैं, मेटल की तरह रिएक्ट कर रहा है। यहाँ सोडियम कितना है 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 सोडियम हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, क्लोरीन तो लग रहा है कि दोनों तरफ बराबर है, लेकिन सोडियम को जैसे आप बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ तो हमारे पास 2 सोडियम है ना। चलिए मान लीजिए अगर हम 2 से गुणा कर लें, आइए एक नया हम इक्वेशन लिखते हैं। बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आपका पेशेंस बहुत जरूरी है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। धैर्य बहुत जरूरी है इनको बैलेंस करने के लिए, कोई इसका जादू नहीं है कि एकदम तुरंत ऐसे भट स्वाहा किया तुरंत आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको पेशेंस रख के काम करना होगा। तो मान लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए ठीक है भैया, सोडियम दोनों तरफ बैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, क्लोरीन हमारे बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है हमारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और 1 4। अभी भी उधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए सोडियम हमारे पास कितना हो गया 2 ही रह गया, तो इधर भी हमें सोडियम को 4 करना होगा। अब किसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, चलिए किसी में भी करिए, चेक करते हैं कि उससे बेनिफिट क्या होगा। मान लीजिए हमने 2 से किसी में मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम 2 और 1 3 ही हुआ, अभी भी हमारा 4 नहीं हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 सोडियम हो गया। ठीक है, 4 सोडियम हो गया, लेकिन यहाँ तो 4 सोडियम है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 3 और 1 4 क्लोरीन हो गया, तो चलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम बार बार करके इसी में गोजने से अच्छा है अलग से लिखा जाए, इसी में इधर उधर लिखने से। 4 यहाँ लिखे थे, फिर हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। चलिए अगले स्टेप में, अभी भी हमारा करेक्ट नहीं है, तो 4NaOH प्लस Cl2 3NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। चेक करते हैं, सोडियम तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन की बात हो रही थी, क्लोरीन 3 और 1 4, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन हमारा
बराबर हो गया। पर ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, 4। ऑक्सीजन भी 4 हो गया, वाह क्या बात है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए उसमें 2 से गुणा करेंगे। आइए पहले वो कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेशेंस मत लूज करिए, अपना धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं पेशेंस रखेंगे तो फिर कहानी में खत्म। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुरंत 2 से मल्टीप्लाई, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन तो मेरा दोनों तरफ बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा क्या हो गया 2 1 जा 2 2 3 5, जबरदस्त फंसाया हमको। 5 ऑक्सीजन हो गया। क्या करेंगे भैया, इधर तो 5 ऑक्सीजन है ही नहीं आपके पास, डजंट मैटर। यहाँ 5 से गुणा करिए, जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा सोडियम का पूरा इक्वेशन बिगड़ गया। सोडियम यहाँ कितना है मेरा 3 और 1 4 ही है, तो चलिए इसको भी 5 कर लेते हैं। तो अगर यहाँ 5 से किया 4 से किया तो क्या हो गया, 4 से करेंगे तो हमारा सोडियम कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ भी सोडियम 5 है, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन देख लीजिए, जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 5 बैलेंस है। क्लोरीन देखिए 4 है और यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 5 हो गया। लीजिए 4 और 5 का इक्वेशन कैसे बैलेंस होगा भाई। तो चलिए फिलहाल कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस किया जा सके। तो कितना कर सकते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। 4 और 1 5 क्लोरीन यहाँ लाए कैसे हम। तो चलिए 5 क्लोरीन लाने के लिए 5/2 लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 5/2 Cl2 यानी 5 क्लोरीन हो गया इधर भी। और हाइड्रोजन भी हमारा गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 5 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4। लीजिए एक और पूरी तरफ, तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन 4 और 5 से बैलेंस नहीं होगा, तो क्यों ना मैं इसको 6 कर दूं। अगर मैं इसको 6 करता हूं, ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 6 करता हूं, जैसे मैं यहाँ 6 करूंगा मेरा सोडियम हो जाएगा 6, तो यहाँ सोडियम 4 की जगह मैं 5 कर दूं। चलिए अब आइए देखते हैं क्या सारा बैलेंस हो रहा है। चलिए सोडियम हमारे पास बैलेंस हो गया 5 और 1 6, ठीक है भाई। अब आइए क्लोरीन के पास, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया। देखिए 5 क्लोरीन यहाँ से और 1 क्लोरीन यहाँ से, 6 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ भी 6 क्लोरीन चाहिए, तो क्यों ना मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए बहुत अच्छा, डिजिट भी अच्छा लगेगा। 3 2 जा 6 क्लोरीन। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ भी मैं 3 ऑक्सीजन लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 6 हाइड्रोजन और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा पेशेंस रहेगा तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। पॉज करके इसको भी फटाफट नोट करिए। अभी हमारा अगला इक्वेशन है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर देता है। हमको इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे। फिर हम पहले मेटल्स को देख लीजिए। एल्युमिनियम को देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दोनों तरफ बैलेंस, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ क्लोरीन सिर्फ 1 है, बहुत आसान है कि यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं एक बार, तब हम इसको बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन को वैसे ही रहने देते हैं जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब आइए, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बहुत अच्छे। एल्युमिनियम अभी भी एज सच बना हुआ है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन 3 1 जा 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए। लीजिए ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन की चर्चा कर लीजिए, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6। दिस वन इज बैलेंस इक्वेशन। प्लीज पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। आइए, बोर्ड पर हमने 4 और नए क्वेश्चंस बनाए हैं। प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखिए और कोशिश करिए खुद से इसको सॉल्व करने की। पॉज करके खुद कोशिश करिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। कोशिश करिए, बहुत आसान है, आप कर लोगे मुझे पता है। चलिए फिलहाल आप कोशिश करने के बाद अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले वाले पे देखिए, दोनों साइड में कार्बन सेम है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अगर आपने गलती से भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपके लिए देखिए क्या क्या कमाल होने वाला है। यहाँ ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगा, यहाँ भी आपसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए या इसको कैसे बैलेंस कर लीजिए, C+O2 में आपको यहाँ पे सीधा सीधा हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन आप पहले से नोट कर चुके हैं, प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
C प्लस हाफ O2 कर देंगे तब भी आपका ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। यानी कि सिर्फ हम पूर्णांक का ही नहीं बल्कि दशमलव वाली संख्या भिन्न का भी हम गुणा करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ेगा हमें 7 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई और हमारे पास O2 है तो क्या करेंगे, 7/2 नहीं 15/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15/2। इसका मतलब हुआ कि 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले पे आइए। कैल्शियम को चेक करिए, एक कैल्शियम। सल्फर चेक करिए, एक सल्फर। कार्बन भी चेक कर लीजिए भाई, एक कार्बन। ऑक्सीजन चेक करिए, 2 4 2 6 6 1 7 4 3 7 हाइड्रोजन 2। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अगले वाले पे देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको मिलेगा देखने को। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे हल्का सा तो चेंज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, अब देखो सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, सीधा सीधा आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे देखिए, कार्बन यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ भी कार्बन 2 हो गया। देखिए ये कार्बन 2 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करिए, 3 2 5 और 1 6। यहाँ देखिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया। चलिए अब हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया 2। सिर्फ इस डिजिट का मल्टीप्लाई करके हम पूरे रिएक्शन को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। ऐसे ही रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत इतना टफ पूछ लिया जाएगा कि आप आंसर ही ना दे पाए। आइए यहाँ देखिए, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, शाबाश। नाइट्रोजन बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ कितना है 2 4 और यहाँ 2 2 जा 4। ये भी रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 4 और क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इन 4 इक्वेशंस से आपको ये बताना है कि कौन एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है। इन चारों अभिक्रियाओं को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी ऊष्माक्षेपी है और कौन सी ऊष्माशोषी है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा अवशोषित करती है अभिक्रिया के दौरान, और ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया के दौरान क्या करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पहचानने का बहुत अच्छा ढंग मैंने बताया था। जिन लोगों को ये नहीं पता है, जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइप करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बाय मोहम्मद आलम अंसारी यूट्यूब पर, या आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप कर लें और जा करके केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के वीडियो लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देख लें। उनको पता चल जाएगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे पहचानना, फिर ये 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल डजंट मैटर, आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन बताता हूँ। मुझे उम्मीद है नोट हो चुका होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें ये देखिए, ये जो एरो के पूंछ के नीचे है, पूंछ के इधर है, ये रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है, और ये मेरा क्या बना है, प्रोडक्ट। अब देखिए समझने की कोशिश करिए। इस रिएक्शन में कह रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है तो जल बन रहा है, ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इतना ऊष्मा निकल जा रहा है। जब मैंने कहा था कि रिएक्टेंट की तरफ माइनस करके हीट लिखा हो, तो यानी कि प्रोडक्ट की तरफ वो प्लस में होगा। यानी ये रिएक्शन हम कैसे लिख सकते थे, 2H2 प्लस O2 एरो, और यहाँ लिख सकते थे 2H2O और यहाँ प्लस 136.8 किलो कैलोरी। क्या समझ पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं आपस में, तो पानी बन रहा है लिक्विड, और इसके साथ साथ 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है, प्लस में है, उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा हमें मिल रही है। यानी कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई, बताइए ना, यह अभिक्रिया हो गई एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब समझ रहे हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब है यह अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी हो गई। कैसे पता चला, रिएक्टेंट की तरफ अगर माइनस हीट लिखा है उससे हम पता लगा लेंगे। अगर हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस होगा, और प्रोडक्ट में अगर प्लस है तो इसका मतलब वो दे रहा है, तभी तो प्लस है। चलिए दूसरे वाले पाइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं और 42 किलो कैलोरी ऊष्मा
माइनस का मतलब है कि ये चीज जब इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। और मैंने कहा था कि जब आपके प्रोडक्ट में हीट माइनस हो रहा हो तो इसका मतलब ये हो गया यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है। क्या क्रिया है ये, ऊष्माशोषी, क्योंकि इधर आएगा तो रिएक्टेंट में प्लस हो जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ हमें हीट देना पड़ रहा है, तभी तो इधर आके प्लस होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एंडोथर्मिक। समझ में आ गई बात। अगले दो रिएक्शंस को फिर ध्यान से देखिए। कार्बन ग्रेफाइट और ऑक्सीजन गैस मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। अगर डेल्टा H माइनस में लिखा है, आप मेरे वीडियो में पढ़े होंगे सेकंड वाले वीडियो लेक्चर में, अगर डेल्टा H माइनस है तो रिएक्शन के साथ प्लस में आएगा, और डेल्टा H माइनस होने पर या रिएक्शन के साथ प्लस होने पर प्रोडक्ट में प्लस होने पर वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। अगली वाली अभिक्रिया को देखिए। कार्बन और जल में, कार्बन जो है सॉलिड है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यहाँ डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, प्लस 131.4, यहाँ प्लस है तो इसमें क्या होगा, माइनस। और जब प्रोडक्ट की तरफ हीट माइनस में होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। प्लीज पॉज करके इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, मेरे पास 3 और नए क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम मेटल है, आप जानते हैं। मैग्नीशियम मेटल को अगर आप क्या करते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जहां भी वो एयर पाएगा मैग्नीशियम रिबन, अगर वो एयर के प्रेजेंस में आएगा, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जलता नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को खूब अच्छे से रगड़ते हैं, खूब अच्छे से साफ करते हैं। साफ करने का मतलब उसपे से मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड का लेयर जम गया होता है उसको हटा लेते हैं, फिर वो मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगती है। तो आंसर क्या होगा, एक बार अच्छे से सुन लीजिए, फिर आपको कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, एक परत जम जाती है। उस परत को पहले साफ करके हटा देने पर, चूंकि वह परत वायु अज्वलनशील होती है, वो बर्न नहीं करती है, इसीलिए पहले उस परत को रिबन से बहुत अच्छे से साफ करके हम क्या करते हैं, फिर उसको जलाते हैं तो वो जलने लगती है। अगला क्वेश्चन है कोरिजन, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब आप समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि लोहा है, आपके घर लोहा रख दिया गया तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद उस पर जंग लग जाता है, आप कहते हैं ना जंग लगना। कोरिजन मेटल्स की बात करते हैं हम, संक्षारण किसी धातु के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो संक्षारण का मतलब होता है कि जब हम किसी धातु को खुले वातावरण में छोड़ देंगे, जब हम किसी धातु को क्या करेंगे, वातावरण में खुला छोड़ देंगे, वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, आसपास की नमी जो उस मेटल के आसपास जो मॉइस्चर है और जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, उस पर एक परत जम जाएगी उस मेटल के ऊपर। और मेटल के ऊपर जब एक लेयर जम जाएगी तो वो मेटल धीरे धीरे गलने लगेगी। उसके जो सबसे ऊपर की जो बैलेंसी होगी, इसका बहुत लंबा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा प्रोसेस है, आगे जब पढ़ेंगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इसका जो सबसे अपर सरफेस में जो बैलेंसी होती है उस पर आकर के एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर्स और एयर्स बाइंड अप कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे उस लेयर को खत्म करने लगते हैं और फिर वो गलने लगता है। तो संक्षारण का मतलब होता है किसी धातु का वायु की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में क्या होना, गलना, गल जाना, ये क्या कहलाता है। गलने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप एक मेटल इतना मोटा सा लोहे का रॉड रखें तो पूरा रॉड ही खत्म हो जाएगा, इसकी लेयर्स कम हो जाएंगी, पतला हो जाएगा, बहुत पतला नहीं होगा लेकिन पतला होगा, इसकी जो मजबूती है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के 2 कॉज हैं, क्यों होता है, क्योंकि हम नमी में रख रहे हैं उसको और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ दे रहे हैं। इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो घरों पे ग्रिल वगैरह लगते हैं उसको पेंट कर दिया जाता है। वो पेंट करने की वजह से वो डायरेक्ट उसकी जो
जो ऊपर की जो वैलेंसी होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या उस मेटल की जो वैलेंसी होती है उस पर आकर के कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जुड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता और वो खराब नहीं होता है, इसीलिए उसको पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने लोहे संक्षारण का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लोहे पे जंग का लगना। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता का मतलब होता है, जैसे आपने कुछ घर पे देखा होगा कि मम्मी कुछ डिश बनाई है, जैसे आपका दाल ही बन गया और फिर उस दाल को आपने सुबह बना हुआ दाल अगले दिन सुबह नहीं खा पाते हैं। उसमें मॉइस्चर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, किस हिसाब से। तो आप देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर आप उसे नहीं खा पाते हैं, ज़्यादा देर तक दाल सुरक्षित नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं, फिर उसको फर्मेंटेट कर देते हैं और उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं, वायुमंडल में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से फिर उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसी को हम नाम देते हैं विकृत गंधिता। तो जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु आते हैं वो क्या करते हैं, वो उस दाल का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो जब किसी भोज्य पदार्थ का वायुमंडल में उपस्थित वायु, नमी या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उस भोज्य पदार्थ से क्या आने लगती है, एक विशेष गंध आने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं। क्योंकि वो विशेष गंध ऐसा नहीं कि आप उसे इसमें लेना ही पसंद करेंगे, एक तीक्ष्ण गंध आने लगती है, जिसको हम क्या, और यह घटना क्या कहलाती है, जिससे वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो आज मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। आपसे फिर एक छोटी सी कोशिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए लेक्चर नंबर 1, 2 पहले देख लीजिए, फिर ये आज का लेक्चर आप देख ही रहे हैं। ये तीनों लेक्चर्स एक साथ बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के लिए या आपके पास जो भी साइड बुक हो उससे पढ़िए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हों वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उनके सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने ये पहला चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जब भी आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए और आप टाइमली वीडियो को देखते चलें। तो प्लीज़ जितना पढ़ा रहा हूँ उसको तैयार करते चलिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक अनसॉल्व ले लीजिए, आप जिस बोर्ड से भी हों, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हों आज तक उनको सॉल्व करिए। उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उन क्वेश्चन का सलूशन आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।